दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों एक बार फिर वही हुआ है जो पिछले कई सालों से होता आ रहा है। भारतीय सेना ने जो पहलगांव में जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, जो भारत में घुस आए थे, उनको मार गिराया है। और भारत ने फिर से वही गलती की है जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से, कई सदियों से करता आ रहा है। हम अपने दुश्मन को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा एक्चुअल में दुश्मन है कौन और हम टारगेट किसे कर रहे हैं, हम मार किसे रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कभी कभी कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा एक्चुअल दुश्मन कौन है। सांप कहीं और है और हम लाठी कहीं और पटक रहे हैं। ये हालत हो गया है हमारा। तो आज हम लोग इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार भारत का रियल एनिमी, रियल दुश्मन है कौन और क्या भारत सही जगह हिट कर पा रहा है। मुझे तो लग रहा है नहीं। बाकी आप लोग कमेंट में करके बताइए कि क्या भारत को अपने रियल दुश्मन की पहचान है, और जब पहचान ही नहीं है और अगर पहचान है तो क्या वो सही जगह हिट कर पा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले भी भारतीय पर हमला हुआ था, भारतीयों पर, हमारी फौज के ऊपर हमला हुआ था। उरी अटैक हुआ था, फिर बालाकोट हुआ था। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर कर उनके 300-400 टेररिस्टों को मार दिया। क्या हो गया, अगर समुद्र में से 2-4 लोटा हम पानी निकाल ही लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पाकिस्तान तो सोर्स है ना, वैसे वैसे टेररिस्टों का सोर्स है वो। तो अगर हम 100 आतंकवादी, 200 आतंकवादी, 500 आतंकवादी को मार भी देंगे तो क्या हो जाएगा। क्या भारत के पास, पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की कमी है क्या। 100 मरेंगे, अगला 5000 लाइन में लग के खड़ा है जिहाद के नाम पे मरने के लिए। अगला 5000 और खड़ा है। आप कितना मारोगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। वो जो गंगोत्री निकल रही है जहां से, वो गंगोत्री को खत्म करना है। हमें हमारा दुश्मन, टारगेट दुश्मन पता होना पड़ेगा। भारत के दुश्मनों को मैं 2 श्रेणी में बांटता हूं। पहला श्रेणी है भारत के बाहरी दुश्मन जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब। और दूसरा है भारत के आंतरिक दुश्मन। भारत के आंतरिक दुश्मन में यहां के जितने भी सेकुलर नेता हैं मैं उनको रखता हूं। आप उनकी ये जो हमला हुआ है पहलगांव पर, उसके बाद उनकी भाषा को आप सुनिए तो आपको लगेगा कि भारत का दुश्मन तो बाहर है ही, भारत के दुश्मन अंदर भी हैं। यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं और सभी श्रोताओं को यह चीज सुनना चाहिए। भारत की राजनीति में एक राजनेता है असदुद्दीन ओवैसी, उनसे मेरा वैचारिक मतभेद रहता है, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं होता। लेकिन जो पहलगांव में जो हमला हुआ है उसके बाद उन्होंने जो स्टैंड लिया है वो एक काबिल नेता की है, वो एक समझदार नेता की निशानी है। उन्होंने साफ साफ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, उनको गाली देकर कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे यहां घुसकर हमारे लोगों को तुम नाम और धर्म पूछकर मारोगे। और बकायदा अमित शाह ने उनको फोन किया कि ओवैसी तुम भाई आप कहां हो, आप आइए। वो बोले कि अभी कोई भी जहाज मिलेगा पकड़ के जाएंगे। और उन्होंने अपने सभी समर्थकों से अपील की कि जो हैदराबाद में कैंडल मार्च निकल रहा है, भारी से भारी संख्या में उस कैंडल मार्च में पार्टिसिपेट करना है ताकि एज ए नेशन हम एक दिख सकें। यहां पर मैं ओवैसी साहब का सम्मान करना चाहूंगा, उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में एकजुटता दिखाने की कोशिश की। लेकिन बाकी जो नेता हैं
अब जैसे राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता हैं शक्ति यादव, उन्होंने जो कमेंट किया है, आप वो कमेंट सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये हमला मुझे स्क्रिप्टेड लगता है, प्रायोजित लगता है। मतलब आदमी को एक होता है ना कि जितनी अकल है उतना ही बोलनी चाहिए और अपने औकात से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो ये कोई शक्ति यादव को क्यों नहीं समझा देता है? मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये शक्ति यादव का आप देख लीजिए। अभी मैं आंतरिक दुश्मनों की बात कर रहा हूं, बाहरी दुश्मनों के बारे में तो मैं अभी बोल ही नहीं रहा हूं। अखिलेश यादव को आप ले लीजिए। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि किसी भी राजनेता को इस जो हमले है, पहलगांव जो हमला है, उसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। तुमको कैसे पता चलेगा कि कोई इसका फायदा उठाएगा? और तुम क्यों नहीं उठा पा रहे हो फायदा? तुम में ऐसी क्या कमजोरी है कि तुम फायदा नहीं उठा पा रहे हो अखिलेश यादव? तुम सिर्फ क्या टोटियां चुराना जानते हो क्या? अगर भारत के ऊपर कोई हमला हुआ है, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, तुम क्यों नहीं हो खड़े भारत के साथ? है तुम भी पाकिस्तान की ऐसी तैसी करके बोल के, जो आतंकवादी हैं उन्होंने जो किया है उसके बारे में कठोर शब्दों में निंदा करके, जिस तरह योगी आदित्य ने कहा था ना भरी सभा में कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उसी तरह मोदी ने भी कहा ना कि इस बार हम इनको मिट्टी में मिला देंगे। तुम क्यों नहीं सामने आकर कह रहे हो कि हम भी इस बार मिट्टी में मिला देंगे इनको? तुम तो नहीं आए। तुम इतना कठोर बयान देकर तुम राजनीतिक फायदा उठा लो ना। हम तो चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी ही क्यों ढोए नेशनलिज्म का भार, हिंदुत्व का भार, सिर्फ बीजेपी ही क्यों ढोए? तुम भी ढो, तुम भी ऐसा स्टेटमेंट दो कि सबको लगे कि हाँ अखिलेश यादव भी सही बात करता है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग नहीं रहा है। उसके बाद आप आ जाइए शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा जब से बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में दर दर भटक रहे हैं, और जब से उनके जो रिश्तेदारी हुई है मुसलमानों के साथ हुई है तब से, और जब से वो पुरुलिया से सांसद बने हैं तब से ही इज आउट ऑफ कंट्रोल। उनकी हालत नवजोत सिंह सिद्धू जैसा होने वाला है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब कहते हैं कि इस हमले के बाद प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, यहां पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। अरे जब उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग बांट कर जो हिंदू समुदाय के लोग थे उनको मारा है, तो ये चीज तो कहा ही जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जमीर तुम्हारी मरी है शत्रुघ्न सिन्हा, हमारी नहीं मरी है। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमें कोई ये नहीं कर सकता है कि तुम मुसलमानों के वोट से जीतते हो और फिर मुसलमानों का साथ नहीं दे रहा है। तुम्हें कह सकते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीते। तुमने तो जिंदगी भर बिहारी बाबू कह के नाम कमाया है। अभी जाकर पश्चिम बंगाल से क्यों तुम चुनाव लड़ रहे हो? तुम्हारी इतनी हैसियत थी तो तुम बिहार से चुनाव क्यों नहीं लड़े? लड़े थे ना, कांग्रेस की टिकट से लड़े थे ना, जीत पाए? बोलो। तो तुम्हारी हैसियत वैसा कुछ राजनीतिक हैसियत है नहीं। सिर्फ बीजेपी के कंधे पे चढ़ के तुम इतने बड़े आदमी बने हो और अब तुम अपने दामादों के कंधे पर चढ़ के राजनीति कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद आ जाइए सबसे बड़ा बयान जो भारत के राष्ट्रीय दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा के बारे में। रॉबर्ट ने क्या कहा है? रॉबर्ट ने कहा है कि ये हमला इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी जी हिंदुत्व की बात करते हैं और दूसरे समुदाय के लोग खफा हैं, और जो दामाद जी हैं, जो राष्ट्रीय दामाद हैं, बहनोई हैं पूरे भारत के, उनकी चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान की मीडिया इनके जो बयान हैं उनको कोट करके वहां अपना पेपर छाप रहे हैं कि देखिए वहां के इतने बड़े गांधी परिवार के मेंबर जो हैं ये कह रहे हैं। पाकिस्तान को क्या पता, गांधी परिवार के मेंबर यहां पर सब चीन, अमेरिका, पाकिस्तान के दलाल बने बैठे हैं। उसको क्या मालूम, बाहर के लोगों को क्या पता भारत में क्या चल रहा है। तो रॉबर्ट वाड्रा की बातों का वहां इस तरह यूज हो रहा है।
तो भारत के ये तो रहे आंतरिक दुश्मन जो सच को सच मानने से इनकार कर रहे हैं। एक 7 साल का छोटा बच्चा जिसके पिता की आतंकवादियों ने क्रूर हत्या कर दी, उसने बयान दिया है मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वहां पर आके सब लोगों को अलग अलग बांट दिया कि जो मुस्लिम है एक तरफ हो जाओ, जो हिंदू एक तरफ हो जाओ, और फिर जो हिंदू थे उनको गोली मार दी गई। तो फिर इसको इतना ही बात सच बोलने में क्या दिक्कत जाता है? लेकिन लोग, भारत के लोग, एक जो वहां मुसलमान मारा गया था उसको लेकर मतलब हीरो बनाए जा रहे हैं कि भैया वो भी देखो मुस्लिम भी मारा गया। अरे वो मुस्लिम इसलिए मारा गया क्योंकि वो आतंकवादियों से लड़ बैठा। अगर वो नहीं लड़ता तो शायद वो अपनी जान नहीं गंवाता, लेकिन वो लड़ बैठा तो इसलिए उसको गोली लग गई। बाकी उससे किसी ने पूछा नहीं था कि तुम मुस्लिम हो कि नहीं। उसको तो उसने साइड ही कर रखा था कि नहीं, इसको नहीं मारना है। उसके बाद जो सौरभ द्विवेदी की जो वाइफ है, विधवा है, वो कह रही थी कि इनको बोला कलमा पढ़ो, कलमा नहीं पढ़ पाया तो अब उसके बाद यहां पर गलथेथरी कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा है। अरे जो जिसके साथ आप बीती है वो बता रही है और ये लोग डिनाइल के मोड में हैं जो वहां थे ही नहीं। तो ये सब लोग भारत के आंतरिक दुश्मन हैं जो सच को सच नहीं बोल रहे हैं और सिर्फ अपना वोट बैंक सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए एक लेवल पार कर जा रहे हैं। कुछ हद तक मैं न्यायपालिका को भी जिम्मेदार मानता हूं। न्यायपालिका को बहुत जल्दीबाजी थी जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की। पता नहीं न्यायपालिका जो उन्होंने जो चंद्रचूड़ साहब जो दिए थे ऑर्डर कि 30 सितंबर तक चुनाव हो जाना चाहिए। लगता है अपनी बहन का शादी वहां करना था क्या इनको, कि शादी वहां सरकार बनेगी तो ही वहां के सबसे बड़े नेता से हम अपनी बहन या बेटी की शादी करेंगे। उनको बड़ा जल्दीबाजी थी। सरकार के विवेक पे छोड़ देते कि जब आपको ठीक लगेगा तब आप सरकार वहां चुनाव करवाइएगा। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भारत के हर राजनीतिक चीज में हस्तक्षेप करने की आदत पड़ चुकी है। अभी मेजर जनरल ने, एक कोई पांडे साहब हैं पूर्व ब्रिगेडियर, उन्होंने कहा है ना कि भारत की राजनीति और पड़ोसी के साथ कैसा संबंध रखना है, इस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे निर्णय दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्यों हस्तक्षेप करता है? मैं तो सरासर सुप्रीम कोर्ट का अन्याय मानता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि कब किस जगह चुनाव कराना नहीं कराना है, तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग न बन जाए। सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठे हुए हैं? चुनाव आयोग क्यों बैठा हुआ है? चुनाव आयोग को जब सही लगेगा, जब समय लगेगा, वो समय उचित समय पर चुनाव करवाएगा। अगर उसे समय और माहौल सही नहीं रहेगा तो चुनाव नहीं करवाएगा। लेकिन मिलॉर्ड जी तो अपनी उंगली वहां घुसा ही देते हैं हर जगह। तो ये तो थे भारत के कुछ आंतरिक दुश्मन। अब भारत के बाहरी दुश्मन की बात करते हैं। भारत के बाहरी दुश्मन को भी मैं 2 भागों में बांटता हूं। पहला, जो स्लीपर सेल हैं, जो फ्रंट एंड पे काम करते हैं, जो फ्रंट पे रहते हैं, जो गोली चलाते हैं, और दूसरा जो उनको आदेश देते हैं। हम क्या करते हैं कि जो गोली चलाते हैं, वो गोली चलाने वाले आते हैं, हमारे लोगों को मारकर वो भाग भी नहीं पाते हैं कि हम उनको पीछा करके मार देते हैं जाके। यही करते हैं ना। और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने 100 आतंकवादियों को मार दिया, हमने 200 आतंकवादियों को मार दिया, हमने 400 आतंकवादियों को मार दिए हैं। हम जितने भी आतंकवादियों को मार लें, पीछे जो उनके जो फंडिंग है, जो उनके सोर्सेस हैं, वो 400 आतंकवादी को फिर तैयार किए बैठे हैं और हमेशा उनका रेडी रहते हैं कि एक लाइन हटा दूसरा लाइन तैयार है। तो हमें अपने सोर्सेस, हमें अपने टारगेट्स को पहचानने होंगे। ये 100-200 आतंकवादियों को मारने से कुछ नहीं होगा काम है। हमें तो जनरल मुनीर का सिर चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा तो पूरा पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान को घुटनों पे लाना पड़ेगा। और मोदी सरकार से मैं इस चीज से बड़ा दिक्कत, मतलब चिंतित हूं कि इनका थोड़ा सा रवैया बड़ा किस तरह है मुझे समझ में नहीं आता है, या इनकी दूर की प्लानिंग है किस तरह मुझे समझ में नहीं आता है। बांग्लादेश जैसे छोटा सा देश
कि अगर सब भारतीय मिलकर एक लोटा पानी बहा दें तो जाके पूरा बांग्लादेश बह जाएगा। इससे टुच्ची सी पिद्दी सी मतलब कि बांग्लादेश से मोदी सरकार मतलब कठोर तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाए हैं अब तक। ये मुझे बड़ा अफसोसजनक लगता है। आप लोग बताइए कि क्या आप लोग मोदी सरकार के बांग्लादेश पर एक्शन से खुश हैं क्या? मतलब कि इतना कुछ हो गया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो क्या कर रहे हैं, ये ट्रेन रोक रहे हैं, बंदरगाह रोक रहे हैं, व्यापार रोक रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? हमें तो एक्शन होते हुए देखना चाहिए ना। खैर, तो हमें अपने टारगेट्स को पहचानने होंगे और रियल जगह हिट करना होगा, तो ही पाकिस्तान को समझ में आएगा, तो ही पाकिस्तान को, जब तक हम लोग पाकिस्तान को दुख नहीं देंगे ना, तब तक वो मतलब कि इस तरह से हरकतों से बाज नहीं आएगा। हमें 200 टेररिस्टों को मार देने से अगर हम ये सोचेंगे कि हम बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिए हैं, तो ये सही नहीं होगा। और हमें इस पर फिर से, हमारी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। शायद मेरी बात भारत सरकार सुने और इस पर रियल एक्शन हो और रियल जगह हिट किया जाए। ये हमारी और पूरे भारतवासियों की यही ख्वाहिश है। तो दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।